हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं BPCG 173 साइकोलॉजी फॉर हेल्थ वेलबिंग। इसका आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, मॉडल्स ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। हेल्थ एंड इलनेस के कुछ मॉडल्स हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे टॉपिक्स हैं 5, जिसमें हमारी 4 तो मॉडल है और एक वेलबिंग का हमें कॉन्सेप्ट समझाया गया कि वेलबिंग है क्या। तो जो हमारा पहला मॉडल है मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, सेकंड होलिस्ट मॉडल ऑफ हेल्थ, थर्ड बायो साइको सोशल मॉडल, फोर्थ सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबिंग। तो जो हमारा पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो मॉडल है ये क्यों लिए गए हैं, इन मॉडल्स की क्या ज़रूरत पड़ी हमें। तो जो मॉडल हैं, अगर हम मॉडल्स देखें, यहाँ पे जितने भी मॉडल्स बताए गए वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम किस तरीके से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और कैसे हमें अपनी हेल्थ से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए, ताकि अगर हम हेल्थ से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर उसके बारे में अगर आपको एजुकेशन नहीं है, आप अवेयर नहीं हैं, तो उससे रिलेटेड हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो जो मॉडल यहाँ पे हमें समझाए गए हैं उनको ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रीटमेंट को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। एक डायरेक्ट जैसे होता है ना कि हमें अगर कोई भी बीमारी होती है तो हम ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें जाननी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे पेपर के लिए तो हमें करना ही है, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ के और अगर उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी बातें हैं जो बहुत अच्छे से समझाई गई है और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमें उन चीज़ों के रिलेटेड हमें अवेयर होना चाहिए। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो जो मेडिकल मॉडल है उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा प्रिवेंट था। उस टाइम पे ये जो मॉडल है वो हेल्थ एंड इलनेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। उस टाइम पे पहले तो जो ये मेडिकल मॉडल है इसको ना हम बायोमेडिकल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अब बायोमेडिकल जो टर्म है ये 2 वर्ड से बना है, एक बायो और एक मेडिकल। तो जो बायो है वो ग्रीक से ग्रीक के बायो से लिया गया था, और बायोस का मतलब था कि लाइफ। एंड जो मेडिकल है वो मेडिस लिया, लैटिन के मेडिस के वर्ड से लिया गया था, जिसका मीनिंग होता है हेलेन। तो अगर हम देखें कि जो मेडिकल मॉडल है इसका मतलब क्या है, इसके मतलब इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि इस मॉडल में हमें क्या समझाया गया है, तो इसके कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम इस मेजर जो इनके पॉइंट्स बताए गए हैं अगर हम उनको समझ लेते हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा कि मेडिकल मॉडल है क्या एक्चुअल में। तो जो पहला पॉइंट है कोर्स ऑफ डिसीज़, अगर हम इस मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो इन्होंने बताया कि ये क्या करता है कि अगर आपको कोई भी डिसीज़ होती है तो वो आपके एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को देखता है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या अदर कोई भी जो एक्सटर्नली आपको बीमारी हो सकती है, लाइक वो सारी चीज़ें। ये ना सिर्फ हमारी एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हैं, ना कि अगर आप इमोशनली या फिर साइकोलॉजिकली फैक्टर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिसीज़ होती है तो वो उनको इग्नोर करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सटर्नल जैसे वायरस, बैक्टीरिया या फिर अदर कैंसर या फिर और कोई अदर बीमारियाँ जो भी हो सकती हैं, लाइक उनको वो देखते हैं इस मॉडल में। और इसमें क्या होता है कि ये हमारे जो भी अगर हम साइकोलॉजिकली, इमोशनली अगर इन सब सारे सिम्टम्स से अगर हम गुजर रहे होते तो ये इनको बहुत डिनाई करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीज़। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीज़ का मतलब क्या हो गया कि इस मॉडल का अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इलनेस सिर्फ ये डिपेंड नहीं होता कि एक व्यक्ति को सिर्फ इस इलनेस के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, उसको कुछ भी अगर कोई भी बीमारी होती है तो वो उसके ऊपर डिपेंड होके नहीं रहना चाहिए उसको। थर्ड आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपके फिज़िकली आपकी बॉडी जो भी है उसके एक्सेप्ट से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ उसका ट्रीटमेंट करवाओ। यहाँ पे ट्रीटमेंट का मतलब है कि अगर आपको जो भी
अगर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रीटमेंट का, कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर कोई भी सिम्टम्स हमें दिख रहे तो उसको हम दूर करें, और अगर हमें पेन हो रहा है तो उसको हम पेन को ख़त्म करें ताकि उसको रिलीफ मिले। तो ट्रीटमेंट का ये एक पार्ट होता है। फोर्थ आता है टेको ओरिएंटेड मॉडल। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप, जैसे हम देखते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ करते हैं, और आजकल तो इतना ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा, कि मशीन्स के ना हम कोई भी बीमारी टेस्ट वगैरह करवा के हमें इजीली पता चल जाता है कि हमें कौन सी बीमारी, कौन सी, हमें क्या हुआ है। क्योंकि हम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग तो हमें पता नहीं चलता, बट हम टेस्ट वगैरह करवा के हमने सारी चीज़ करवा ली, तो इस मॉडल में हम ये भी चीज़ करा सकते हैं। एंड उसके बाद आता है प्रैक्टिस ने फिजिक्स रिलेशनशिप। अब जो भी डॉक्टर है उनका क्या होता है कि डॉक्टर का ना ये काम होता है, जैसे डॉक्टर ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ डॉक्टर डॉक्टर के नाम से बन गया, उनको बहुत सारी स्टडी, उनको नॉलेज होनी चाहिए, उनको स्किल होनी चाहिए, वो एक्सपर्ट होनी चाहिए उस ट्रीटमेंट के लिए, ताकि पेशेंट को रिलीफ मिले उसके पेन से। और अगर कोई भी सिम्टम्स उसके दिख रहे हैं, जैसे होते हैं ना स्टेजेस वाइज भी होते हैं कि 1 स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज, तो उनको पहले ही पता चल जाए ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके। तो ये होना चाहिए। ये थे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जिसके हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मॉडल है क्या, मेडिकल मॉडल मतलब एक्चुअली में है क्या। अब इसके कुछ लिमिटेशन भी है। अब लिमिटेशन तो होंगे ही, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई भी मॉडल या फिर कुछ भी आता है तो उसके एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो हमने देखे हैं। जैसे पहला आता है कि रिड्यूसिंग अप्रोच टू ह्यूमन बॉडी डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड एंड कंसिडर माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म। हाँ, इसमें क्या बताया कि इसका ये एक अप्रोच है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमन की बॉडी को देखते हैं, जैसे उसकी बॉडी में मतलब उसको क्या सिम्टम्स है, कहाँ चोट लगी है, कौन सी बीमारी हुई है, सिर्फ ये, इसका और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारे, अगर हम बोलते हैं कि हमें मतलब डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, इन चीज़ों को ये इग्नोर करते हैं, इनको ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। एक ये लिमिटेशन है इसकी। सेकंड लिमिटेशन है कि ये सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल या फिर साइकोलॉजिकली जो फैक्टर्स होते हैं इन सबको ये इग्नोर करते हैं। थर्ड लिमिटेशन है कि ये हमेशा इफ़ेक्टिव नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं कि अगर कुछ बीमारियों का कुछ ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चलता कि ये एक्चुअल में है कौन सी बीमारी। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है हमारे लिए। फोर्थ और लास्ट है कि हॉस्पिटल, मतलब अगर हम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम कोई भी किसी भी हॉस्पिटल में, अगर हम छोटे से में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हमारा लगभग 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा आराम से हो जाता है। अगर हम 2-3 दिन की भी दवाई लें या कुछ भी करते हैं तो वो ईज़िली हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव हो जाता है हमारे लिए। तो ये थे इसके कुछ लिमिटेशन। तो ये था हमारा पहला मॉडल, मेडिकल मॉडल। अब उसके बाद जो हमारा सेकंड मॉडल आता है वो आता है होलिस्टिक मॉडल ऑफ हेल्थ। अब होलिस्टिक मॉडल ऑफ हेल्थ ये कौन सा मॉडल है? जो टर्म है होलिस्टिक, ये जो होलिस्टिक है ये पहले इसको होलिस्टिक मेडिसिन के नाम से जाना जाता था, और इसको सबसे पहले F.H. फोकमैन ने बताया था। होफमैन ने 1960s में। होलिस्टिक मॉडल जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये है कि वो हेल्थ से रिलेटेड वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखे, ताकि उसको लाइफ में कोई भी डिसीज़ वगैरह आए तो उनको पता चले कि ये है कौन सी और इसका ट्रीटमेंट कैसे है, ये नॉलेज होनी चाहिए। ये मॉडल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि कोई भी व्यक्ति होता है तो उसको पता होना चाहिए कि वो कैसा है अपनी हेल्थ को लेके। इस मॉडल में ये हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है। ये डॉक्टर्स को भी उतनी इम्पोर्टेंस देता है जितने कि पेशेंट तो देता है, और जितने पेशेंट को इम्पोर्टेंस देता है उतनी ही डॉक्टर्स को इम्पोर्टेंस देता है। तो ये मतलब ये इक्वल इम्पोर्टेंस देता है दोनों को। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हॉस्टलेट मॉडल्स को डिफ़ाइन करते हैं। पहला पॉइंट है होलिज्म रेफर टू अ कंप्लीट एंड कंप्रेहेंसिव एनालिसिस ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। हाँ, इसमें बताया गया है कि इसका
जो ये होलिज्म है, ये रेफर मतलब होलिस्टिक क्या है कि ये पूरा का पूरा अगर कोई भी हेल्थ से रिलेटेड या फिर कोई भी मतलब बीमारी है, कुछ भी है, तो वो हमें पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, ये हमें पूरा एनालाइज करवाता है। सेकंड, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ के बारे में जानें। उसके मतलब होता है ना कि अगर आपको कोई भी एक बीमारी हो गई तो आप ये नहीं है कि आप उसके कुछ पॉइंट्स आप सिर्फ वही जानो, उसके उस बीमारी के साथ साथ और कौन कौन सी बीमारी हमें लग सकती है या हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, उसके जितने भी कुछ जो जो पॉइंट्स होते हैं, जो होते हैं, उन सबको हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके जितने भी व्यूज़ होते हैं उन सबको हमें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद एक ये भी है कि हमारा जो है कि हमें ना हमेशा जो भी हम अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं वो हमें अपने ना बहुत पूरा पूरा ना वो ट्रीटमेंट अच्छे से करवाना चाहिए। मतलब जितना उसका होता है ना कि आपको ये पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, तो हमें वो पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि जब भी आप कोई भी अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट, कुछ कुछ लोग होते हैं कि वो पूरा कंप्लीट नहीं करवाते, उनको लगता कि हाँ अभी मैंने हफ्ते भर की दवाई ले ली और मुझे अब आराम है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। बट डॉक्टर को पता होता है कि उनका ट्रीटमेंट अभी काफ़ी लंबा चलेगा और तब जाके वो जो भी होते हैं ना कि सिम्टम्स वो होते हैं ना थोड़े बहुत रह जाते हैं, कुछ कुछ बैक्टीरिया उसके अंदर फिर भी रह जाते हैं, बट वो चीज़ वो समझते नहीं है। तो इसलिए हमें डॉक्टर की जो भी वो हमें बताते हैं उसको हमें पूरा कम्प्लीटली हमें उनको यूज़ करना चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी देखनी चाहिए कि अगर आपको कोई भी बीमारी होती है तो हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हम वही ट्रीटमेंट करवाएं जो उन्होंने बताया, कुछ कुछ अलग अलग अल्टरनेटिव जो भी ट्रीटमेंट अगर हमें कहीं से पता चलते हैं तो हमें उनको भी यूज़ करना चाहिए। जैसे हम आयुर्वेदिक या वगैरह या योगा वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह इनको भी करके हम अपना पेन वगैरह रिलीव कर सकते हैं, उनसे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो जो हॉस्टिलिटी मॉडल है ये हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट डालता है कि हम खुश रहे और हेल्दी रहे, और हमारी लाइफ को भी अच्छा क्वालिटी बनाता है और हमारे डिप्रेशन को भी डिक्रीज़ करता है, कि ये सारी चीज़ों में हमारी इम्प्रूवमेंट लाता है। तो ये था हमारा हॉस्टिलिटी मॉडल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड मॉडल पे, बायो साइको सोशल मॉडल। अब बायो और साइको और सोशल, इसमें 3 वर्ड यूज़ किए गए हैं, जहाँ तक अगर आपको समझ रहे होगे। ये हम आगे बात करते हैं, पहले हम इसको समझते हैं कि ये कहाँ से आया है, कैसे आया है। तो अगर हम 1960s और 1980s की बात करें तो जॉर्ज एंजल, इन्होंने ये पब्लिश किया था और इन्होंने क्रिटिकल मतलब इन्होंने क्रिटिस सॉरी इन्होंने है ना जो मेडिकल मॉडल है जिसको हम बायो मेडिकल मॉडल बोलते हैं, उसको क्रिटिक किया था कि ये जो मॉडल है इसमें ना कुछ लिमिटेशन है, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है मॉडल। तो उस मॉडल को हटाने के लिए इन्होंने बायो साइको सोशल मॉडल लेके आए थे, ताकि हम सिर्फ हम अपने फिज़िकली बॉडी को ना देख के हम पूरा ओवरऑल जो भी एक्सेप्ट्स होते हैं जैसे सोशल, साइको, इमोशनल, इन सारे एक्सेप्ट्स को भी देखें। तो इन्होंने इसमें जो मेडिकल और बायोमेडिकल है मैंने बताया कि उसमें सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, ना कि और सारी चीज़ों को। तो इन्होंने क्या किया कि हम इनका मानना ये था कि कोई भी ह्यूमन है तो उसके ना पूरे सारे के सारे डेमिनेशंस को हमें देखना चाहिए, साइकोलॉजी भी एंड बायोलॉजिकली भी एंड सोशल भी, क्योंकि ये तीनों मतलब ये तीनों वर्ड, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इन्होंने है ना 3 चीज़ों पे ज़्यादा मतलब 3 एरियाज़ है जो इन्होंने यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश की है। जैसे कि पहला कि पेशेंट है ना, पेशेंट का हमेशा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, मतलब वो सब्जेक्टिव फीलिंग करता है, ना कि वो बायोमेडिकल डाटा पे। अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो इसमें इन्होंने बताया कि हम अगर कोई भी हमें बीमारी होती है, ठीक है,
तो हमें ना उसके बारे में बहुत डीपली हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उसका ये नहीं है कि आप उसको सिर्फ मोटा मोटा बता दो कि आपको ये हुआ है, ये नहीं, बट वो हुआ कैसे, आया कहाँ से, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए ताकि हम दूसरों को भी बता सकें कि ये चीज़ वो ना करें। क्योंकि हम अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बता सकते हैं कि हम देख इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुई है, तो हम ये चीज़ ना करें, किसी और को हम ना करने दें। तो कोई भी बीमारी होती है तो हमें उसको डीपली हमें उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस मॉडल में हमें ये चीज़ बताता है। और थर्ड हमारा बताता है कि पेशेंट शुड नॉट बी ट्रीट एज अ पॉसेसिव रिसिपेंट ऑफ द ट्रीटमेंट, दिस शुड बी गिवन मोर पावर इन द क्लिनिकल प्रोसेस। हाँ, तो ये हमें बताता है कि जो भी पेशेंट है उसको सिर्फ और ये नहीं देखना कि उसको जो रिसिप्ट मिल गया अपनी ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ उस पर फोकस कर लिया, नहीं, उसको ये भी देखना चाहिए कि उसका प्रोसेस कैसा है, उसको जितना उसको उसका जो प्रोसेस है उसको उसका देखना चाहिए, और उसकी जितनी पावर है उसको वो यूज़ करे ताकि वो अपने प्रोसेस में वो ये नहीं कि उसे वो डॉक्टर के ऊपर छोड़ दे कि उसने जो किया वो कर लिया, नहीं, उसको अपने तरफ से भी एफ़र्ट्स डालने चाहिए। इस मॉडल का जो सबसे मेन एडवांटेजेस है वो ये है कि ये टेक्नोलॉजी और रिसर्चेस के ऊपर है, बहुत ज़्यादा इनको डेवलपमेंट करता है। इनका फोकस होता है कि सब ट्रीटमेंट पे ना ध्यान देते हुए कि वो हेल्थ जो अच्छी हेल्थ के लिए वो प्रमोशन भी करते हैं कि अगर कोई भी ये हो कि किसी को कोई बीमारी है तो वो सिर्फ ये कि उसका ट्रीटमेंट कर दिया ख़त्म, नहीं, उसको प्रमोट भी करे ताकि वो अपनी हेल्थ को लेके वो और सिक्योर हो जाए और अच्छे से ध्यान रखे कि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ ना हो। उसके बाद हमारा लास्ट मॉडल आता है सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ। अब इस मॉडल में क्या है कि इस मॉडल में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चर एंड इवन एनवायरनमेंट भी, ये सारे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या है कि हमें अवेयरनेस मिलती है, हम अवेयरनेस प्रोग्राम डालते हैं, पॉलिसीज़ डालते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट में बहुत सारे पॉलिसी वगैरह डालते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट और वो भी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह सेटअप करते हैं ताकि हमें अवेयर हो सके कि हमें अपनी हेल्थ का कितना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो सोशल मॉडल में ओवरऑल यही बताया गया है कि हमें अवेयरनेस प्रोग्राम, ये जो लाइक ओवरऑल जितना भी होता है कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से हमें खुश रहना चाहिए। जितना हो सके हमें पता होना चाहिए कि हेल्थ से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, किस किस चीज़ों का हमें देखभाल करनी चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। इसके मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे सोशल के कंटेस्ट का अगर हम देखें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ से रिलेटेड कि हमें फील क्या हो रहा है, हम क्या चूज़ करते हैं, हमारा क्या बिहेवियर होता है, ये सारा इन्फ्लुएंस करता है हमारी हेल्थ को। सेकंड आता है कि हमारी जो बॉडी है वो सोशल एंड साइकोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली, ये तीनों मिली हुई हैं कि हमारा किस तरीके से हम ये तीनों काम करते हैं। अब थर्ड आता है कल्चर वेरिएशन एग्जिट इन द वे हेल्थ एंड इलनेस आर प्रिसीव्ड। अब कल्चर वेरिएशन भी बहुत एग्जिट करता है कि किस तरीके से आप इलनेस को प्रिसीव करते हो, हेल्थ को प्रिसीव करते हो, ठीक है। अब बायोमेडिसिन एंड मेडिसिन आर रिलेवेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ, देयर आर अदर एस्पेक्ट्स एज वेल दैट प्ले अ रोल। अब ये बायोमेडिसिन और मेडिसिन भी रिलेवेंट है क्योंकि इसका कंटेस्ट हमारी हेल्थ से होता है कि वो किस तरीके से, और इसी वजह से दूसरे एस्पेक्ट्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसके भी कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इस मॉडल में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है एजुकेशन को, ताकि हमें पता चले कि हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या अवेयरनेस हमें होनी चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और ये मॉडल जो है ये बेस्ड होता है कम्युनिटी अप्रोच पे कि किस तरीके से, चूँकि गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी ये बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि ये दोनों गवर्नमेंट भी और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी भी हमारी हेल्प करते हैं और कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स वगैरह सेटअप करते रहते हैं ताकि हमें अवेयरनेस मिले कि हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग। अब ये जो
अगर हम देखें वेन होवन 2004, इन्होंने 2004 में इनके अकॉर्डिंग अगर हम वेलबींग के बारे में पढ़े तो इन्होंने बताया कि ये डिनोट करता है कि आप एक अच्छे स्टेट पे हो, आप खुश हो, आप हेल्दी हो। इसके मेनली 3 अप्रोच हैं जो ये डिफाइन करता है वेलबींग को। एक हेडोनिक ट्रेडिशन, हेडोनिक ट्रेडिशन मतलब कि ये फोकस करता है कि आप खुश हो, पॉजिटिव इमोशंस आपके आ रहे हो और लाइफ से आप सेटिस्फाइड हो। थर्ड आता है ईओडेमोनिक ट्रेडिशन। अब ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आप साइकोलॉजिकली फंक्शंस पे और डेवलपमेंट, आप इन तीनों दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हो और आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो ये हमारे 2 अप्रोच है जो मेनली वेलबींग को डिफ़ाइन करता है। उसके बाद यहाँ पे ना हमें बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ पे मैंने आपको 2 डेफिनेशन दिया, आप इन दोनों डेफिनेशन में से कोई भी एक डेफिनेशन अच्छे से याद कर सकते हो और इनके नाम ज़रूर याद रखना कि ये कौन से डेफिनेशन किसने दी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिन एंड जॉनसन ने 1978 में डेफिनेशन दी थी कि वेलबींग एक ग्लोबल असेसमेंट है कि एक पर्सन जब बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होता है और वो जो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चूज़ करता है उसी को हम वेलबींग बोलते हैं। कि उसके लाइफ में जो भी चल रहा है उसकी मर्ज़ी से चल रहा है, वो अपनी तरफ से चूज़ कर रहा है और उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड और खुश है और हेल्दी भी है। अब शॉ एंड मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम 2004 में देखें, उन्होंने बताया था कि वेलबींग इज़ मोर देन जस्ट हैप्पीनेस, इट इज़ फीलिंग सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। वेलबींग से मतलब हैप्पीनेस से ज़्यादा वेलबींग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अपनी जब आप अपनी होता ना कि हम अपनी लाइफ से खुश हैं और हम सेटिस्फाइड है और हम हैप्पी हैं तो हम वेलबींग हैं। जैसे कि हम हेल्दी भी हैं और हम खुश भी हैं। तो ओवरऑल अगर आप जितनी भी डेफिनेशन पढ़ोगे ना सबका मीनिंग सेम है, बट वर्ड्स अलग अलग तरीके से यूज़ किए गए हैं। बट अगर हम निचोड़ देखें तो वही है कि हम जब अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं फिज़िकली भी, सोशली भी और साइकोलॉजिकली भी, अगर हम ये सारी चीज़ें हमारी सेटिस्फाइड हैं तो हम खुश हैं और हम हेल्दी भी हैं। अब इसके कुछ 2 टाइप्स होते हैं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वेलबींग मतलब कि ये 3 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट से मिला हुआ है, जैसे लाइफ सेटिस्फेक्शन, प्लीजेंट इफेक्ट एंड अनप्लीजेंट इफेक्टिव। अब लाइफ सेटिस्फेक्शन तो हमें पता है कि लाइफ सेटिस्फेक्शन जब हम अपनी लाइफ से हर चीज़ों से सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ अब हमें कुछ नहीं चाहिए और हम खुश हैं। इफ़ेक्ट रेफर करता है प्लेजेंट और अनप्लेजेंट मूड को, कि आपके मूड्स कैसे हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं, आप ये सारी चीज़ें हमारे इफ़ेक्ट्स पे डिपेंड होता है। जब कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है कि उसकी वजह से हम कैसे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, हम नेगेटिव चीज़ों को ले रहे हैं या पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये यहाँ पे इफ़ेक्ट करता है। ये होता है हमारा सब्जेक्टिव। अब आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वेलबींग में क्या है कि ये मेज़र करता है सेल्फ रिपोर्ट को, कि आप किस तरीके से स्टडी करते हो, खुद को, अपनी लाइफ को किस तरीके से देखते हो। जब आप खुद को रिपोर्ट करते हो, आप मेज़र करते हो कि ये चीज़ें ठीक चल रही है या इनमें कुछ चेंजेस करने चाहिए तो हमें वो करने चाहिए। तो यहाँ पे हम सेल्फ रिपोर्ट्स करते हैं। उसके बाद आता है वेलबींग को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इमोशनल वेलबींग पहला आता है इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग डिनोट करता है कि आप किस तरीके से, एक व्यक्ति के अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है, पॉजिटिव इमोशंस लेके आ सकता है, वो कैसे खुश रह सकता है। ठीक है। सेकंड आता है फिज़िकल वेलबींग। फिज़िकल वेलबींग में एक्सप्लेन किया गया है कि आप किस तरीके से आप अपनी बॉडी को इम्प्रूव कर सकते हो, एक्सरसाइज करके और हेल्दी खाना खा के और योगा प्रैक्टिस करके। थर्ड आता है सोशल वेलबींग। अब सोशल वेलबींग क्या डिस्क्राइब करता है कि आप किस तरीके से इफ़ेक्टिव तरीके से आप कम्युनिकेशन करते हो, किस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को डेवलप करते हो, आपके अंदर वो एबिलिटी है या नहीं है डेवलपमेंट करने की, अपनी रिलेशनशिप को डेवलप करने की, और आप सोशल सपोर्ट में किस तरीके से करते हो। सोशल सपोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। फिर फोर्थ आता है वर्क प्लेस वेलबींग। वर्क प्लेस वेलबींग में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से डेवलप करता है प्रोफेशनल को
किस तरीके से वो इंटरेस्ट डालता है, किस तरीके से उसकी वैल्यूज़ है, गेन्स है, इन सब का मीनिंग होता है कि वो किस तरीके से खुश रहता है। एंड लास्ट आता है सोशल वेलबिंग। अब सोशल वेलबिंग में क्या है कि वो किस तरीके से वो पार्टिसिपेट रहता है एक्टिविटीज़ में, जैसे कम्युनिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। एंड ये था हमारा लास्ट टॉपिक। आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी लाइन या फिर कोई भी मॉडल आपको समझ में नहीं आता या कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड एक लास्ट इम्पॉर्टेंट बात कि जो ये यूनिट 2 है, इसमें जो मॉडल है, हमारे 4 मॉडल जो दिए गए हैं, इनमें से कोई ना कोई एक मॉडल 100% पेपर में आएगा। तो आप इन मॉडल्स को अच्छे से कवर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ ही सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड थैंक यू।